कुर्मियों का एसटी स्टेटस तय, फिर 2029 में क्यों नहीं खिलेगा कमल। कुर्मी समुदाय को भी आदिवासी समाज की तरह ही उस यूसीसी कोड में स्थान, यानी उन पर यूसीसी कोड लागू नहीं होगा। अमित शाह ने कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में रखने का ऐलान किया। नमस्कार, जोहार, हो जाइए तैयार। कुर्मियों का एसटी स्टेटस तय, फिर 2029 में क्यों नहीं खिलेगा कमल। दोस्तों, इन दिनों अक्सर मैं आपको 2029 की तैयारियों के संदर्भ में बतलाता रहता हूं, और यह पहले भी बता चुका हूं कि राज्यसभा चुनाव के बाद हर एक सियासी दल यहां अपने अपने सियासी समीकरणों को साधने निकल चुका है। लेकिन अब जो पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है वह बेहद चौंकाने वाली है, और उस फैसले का 2029 के विधानसभा चुनाव में असर पड़ना बिल्कुल तय है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि कुर्मियों का एसटी स्टेटस तय, फिर 2029 में क्यों नहीं खिलेगा कमल, खिलना तय। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं, वे कुछ बड़े फैसले ले रहे हैं। उसमें से एक फैसला है यूसीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का। बतलाने की जरूरत नहीं है कि गुजरात में, उत्तराखंड में यह फैसला पहले ही लागू हो चुका है, माने यूसीसी लागू हो चुका है। अब उसी यूसीसी को, उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पश्चिम बंगाल में लागू करने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन खबर वो नहीं है, खबर यह है कि उस यूसीसी से, यानी उस यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड से आदिवासी समाज को बाहर रखा गया है। लेकिन तब भी यह खबर नहीं बनती, क्योंकि पहले भी अमित शाह, भाजपा के दूसरे तमाम नेताओं ने यह साफ कर दिया था कि आदिवासी समाज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा। बड़ी खबर यह है कि उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुर्मी समुदाय को भी जगह नहीं दी जा रही, यानी कुर्मी समुदाय भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रहेगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आदिवासी समुदाय यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रहेगा। तो ये संकेत क्या है और इसके दूरगामी लक्ष्य क्या है, आज मैं इसी को डिकोड करने वाला हूं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। और खबर वहीं से आ रही है कि सरकार ने फैसला किया है कि कुर्मी समुदाय को भी आदिवासी समाज की तरह ही उस यूसीसी कोड में स्थान, यानी उन पर यूसीसी कोड लागू नहीं होगा। जिस तरह से आदिवासी समुदाय अपना लोकाचार, अपनी प्रथा, अपनी संस्कृति और अपना जो उनका देशज या सदियों से चला हुआ रूल है, नियम है, सामुदायिक कानून है, उससे वे गाइड होंगे। ठीक उसी तरीके से जो टोटोमिक कुर्मी है, जो कुर्मी है, उन पर भी यह कानून लागू नहीं होगा, और वे भी जो उनके लोकाचार हैं और अपने सामुदायिक व्यवस्था है, वो कुर्मी समुदाय भी अब उसी से नियंत्रित होंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक बड़ा फैसला है। आपको याद होना चाहिए कि बंगाल चुनाव के पहले अमित शाह ने कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में रखने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह दिया जाएगा। इसके साथ ही कुर्मी समुदाय को एसटी स्टेटस का दर्जा देने का आश्वासन भी दिया गया था। तो जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड से कुर्मी समुदाय को बाहर रखा गया है या रखने की तैयारी है, इसका मतलब साफ है कि अब पश्चिम बंगाल की सरकार कुर्मियों को एसटी स्टेटस देने जा रही है। और आपने जिस तरीके से देखा कि झारखंड से सटा हुआ इलाका है,
जंगल महल। और जंगल महल में जिस तरीके से कुर्मी समुदाय ने बेगर किसी कुर्मी चेहरे के, न तो वहां सुदेश महतो की चेहरा था, न टाइगर जयराम महतो का चेहरा था, एक स्थानीय नेतृत्व जरूर सामने आए थे, बावजूद इसके कुर्मी समुदाय ने उस इलाके के करीबन करीबन 30 से 35 सीटों पर भाजपा का कमल खिला दिया। और यहीं से वो संकेत मिलने लगे और यहीं से वो प्रश्न भी खड़ा हो रहा था कि भाजपा अब बेगर सुदेश महतो के, बेगर टाइगर जयराम महतो के भी सियासी प्रयोग कर सकती है, और वह सियासी प्रयोग झारखंड में कर सकती है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जयराम महतो कमल खिलाएंगे, लेकिन इस फैसले के बाद और जिस तरह के संकेत पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, जिस तरह की खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, उससे एकदम साफ है कि अब भाजपा को न तो टाइगर जयराम महतो की जरूरत है और न आंसू की जरूरत है। वह कुर्मी कार्ड खेलने जा रही है, कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस देने जा रही है, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह देने जा रही है, और इसी नारे के साथ वह 2029 में कमल खिलाएगी। लेकिन इसके पहले कि हम लोग इसके विस्तार में जाएं, थोड़ा यूसीसी कानून है क्या, इसे समझने की कोशिश करें। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? दरअसल हिंदुस्तान में दो तरह के कानून रहे हैं, या पूरी दुनिया में होते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ के बारे में अंग्रेजों ने पहले ही उसे यूनिफाइड कर दिया था, कोडिफाइड कर दिया। कोडिफाइड मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो यदि एक हिंदू कत्ल करता है, एक मुस्लिम कत्ल करता है, एक जैन कत्ल करता है, एक ईसाई कत्ल करता है, तो उसके लिए एक ही सजा होगी। सजा धर्म के आधार पर नहीं होगी, जाति के आधार पर नहीं होगी, चेहरा कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर रहेंगे। और अंग्रेजों ने इसके लिए सीआरपीसी का निर्माण कर दिया था। निर्माण सिविल के मामले में भी हुआ था, लेकिन कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हुआ था। कॉमन सिविल कोड इसलिए लागू नहीं हुआ था कि हर धर्म की और हर समुदाय की अपनी अपनी प्रणाली थी, अपने अपने रूढ़ियां थी, अपना अपना लोकाचार था, और वे उससे गाइड होते रहे। हिंदुओं में भी अब देखेंगे कि मिताक्षरा लॉ है और दूसरे कई तरह के लॉ हिंदुओं में भी रहे, जिससे वे गाइड होते रहे। हिंदू समुदाय भी एक ही कानून से गाइड नहीं होता रहा, वह मिताक्षरा लॉ से भी गाइड होता है, दूसरे कई लॉ वहां भी उपलब्ध हैं, तो उस आधार से वे नियंत्रित होते हैं। आदिवासी समुदाय अपने तरह से नियंत्रित होते रहा। हालांकि संविधान सभा में बाबा साहब की कोशिश थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, जिस तरीके से देश में क्रिमिनल कानून एक है, पूरे हर जाति हर धर्म पर एक ही कानून लागू होता है, उसी तरह से सिविल मामले में, सक्सेशन के मामले में, शादी ब्याह के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में भी एक कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए। यहां यह भी बतलाने की जरूरत है कि इसकी शुरुआत कहीं न कहीं अंग्रेजों की ओर से हुई थी। आपको याद होगा कि 1773 में अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो हमारी धर्म आधारित न्याय प्रणाली और जाति आधारित दंड प्रणाली को उन्होंने समाप्त कर दिया था। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अंग्रेजों ने किया था। आप याद कीजिए कि 1773 के पहले तक अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था थी। यानी यदि एक ब्राह्मण हत्या करता है तो उसके लिए अलग दंड का प्रावधान था, एक वैश्य हत्या करता है तो उसके लिए एक अलग दंड का प्रावधान था, और यदि एक शूद्र हत्या करता है तो उसके लिए एक अलग दंड का प्रावधान था। यानी जाति आधारित दंड प्रणाली काम कर रही थी। अंग्रेजों ने समानता का अधिकार दिया, और समानता के अधिकार के सिद्धांत पर उन्होंने एक कानून बनाया, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया। और उसी फैसले के पास, उसी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1775 में पहली बार किसी ब्राह्मण को मृत्यु दंड की सजा हुई थी। पहली बार 1765 में नंद कुमार देव, जो बंगाल के एक सामंत थे, एक धोखाधड़ी के मामले में उन्हें फांसी की सजा हुई थी, और यह देश में पहली बार किसी ब्राह्मण को सजा हुई थी।
उसके पहले तक हर जाति के लिए एक अलग दंड व्यवस्था थी, जातीय आधारित दंड व्यवस्था थी और ब्राह्मण समुदाय को उससे मुक्त रखा गया था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, कानून सबके लिए है, वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी नस्ल का हो, तो उसके लिए दंड प्रणाली एक ही रहेगी। आप अंग्रेजों पर लाख आरोप लगाएं, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा तो हिंदुस्तान में न्याय प्रणाली में सुधार किया गया है, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, मैं इस कॉमन सिविल कोड की चर्चा इसलिए किया और सीआरपीसी की चर्चा इसलिए किया कि उस इतिहास के क्रम को आप समझें। सब कुछ अनायास नहीं मिला है, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है और इस देश के वंचितों के हिस्से में, इस देश के पिछड़ों के हिस्से में, इस देश के दलितों के हिस्से में खुशहाली लाने में अंग्रेजों की भी अपनी भूमिका रही है, उनकी न्याय प्रणाली की भी एक भूमिका रही है। यदि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आता और समानता के आधार पर कानून की व्यवस्था नहीं की जाती तो सोचिए आज क्या होता। लेकिन कॉमन सिविल कोड के मामले में हम लोग पिछड़े रहे और अलग अलग जाति और अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग नियम चलते रहे। हालांकि मैं पहले ही कहा कि बाबा साहब इसके पक्षधर नहीं थे, वे कॉमन सिविल कोड के प्रमुख पक्षधर थे, उनकी चाहत थी, लेकिन उस वक्त यह लागू नहीं हुआ। अब भाजपा इसे लागू कर रही है तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। लेकिन मैं जब कह रहा हूं कि कुर्मी जाति को उस कॉमन सिविल कोड से बाहर रखने का फैसला किया जा रहा है तो इसके पॉलिटिकल डायमेंशन है, राजनीतिक निहितार्थ है और इसके भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। दरअसल आदिवासी समुदाय की तरह ही कुर्मी समुदाय भी दावा करता रहा है कि वह आदिवासी है, उसकी अपनी विशिष्ट जीवन प्रणाली है, उसके अपने लोकाचार हैं, अपनी संस्कृति है और इसी आधार पर कुर्मी समुदाय लंबे समय से इसकी वकालत करता रहा। मैं आपको यह भी बता दूं कि इंडियन सक्सेशन एक्ट, इसे समझना भी बेहद जरूरी है, इसलिए कि इंडियन सक्सेशन एक्ट से भी कुर्मी समुदाय को बाहर रखा गया। 1950 के 1850 के आसपास इंडियन सक्सेशन एक्ट पर चर्चा शुरू होती है। 1864 में पहली बार इंडियन सक्सेशन एक्ट उस रूप में सामने आता है, हालांकि वो लागू पूर्ण रूप से 1925 में होता है, लेकिन 1864-65 में जब इंडियन सक्सेशन एक्ट आता है और तमाम जाति धर्मों पर उसे लागू कर दिया जाता है, तब संथाल, उरांव, मुंडा सहित कई जनजातीय समूहों ने इस आधार पर इसे खारिज किया था कि वे इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत गाइड नहीं होंगे। इसलिए गाइड नहीं होंगे कि वे उनके अपने लोकाचार हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, अपने कानून है और इसमें कुर्मी समुदाय भी शामिल था। और यह मामला जब बढ़ता रहा 1865 के बाद, तो आप देखते हैं कि उन्हें 1865 से लेकर के जब कुर्मी समुदाय और संथाल और दूसरे समुदाय के द्वारा इसका विरोध शुरू हुआ तो रिजले नाम के एक शख्स का एंट्री होती है इसमें। और रिजले एक प्रख्यात एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और उनके द्वारा कुर्मी समुदाय पर गहन शोध किया गया और उस गहन शोध के बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, 1891 में आया था। और उस किताब में रिजले ने दावा किया था कि जिस कुर्मी को हम लोग कुर्मी बिहार के कुर्मी से जोड़ रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। कुर्मी जाति टोटोमिक प्रथा से गाइड होती है, उसके अपने टोटम होते हैं और यह द्रविड़ समूह के लोग हैं। यानी बंगाल के कुर्मी और झारखंड के कुर्मी में रिजले ने भी एक रेखा खींची थी, अंतर बतलाने की कोशिश की था, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि कुर्मी कहीं से भी कुर्मी नहीं है और यही लड़ाई आज भी झारखंड में चल रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यदि पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदाय के तरह ही कुर्मी जाति को भी उस यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखने का फैसला किया जा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? निश्चित रूप से उसके पीछे रिजले की रिपोर्ट होगी और ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल का वो रिफरेंस होगा, दूसरे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके रिफरेंस होंगे। अब
मैं पॉलिटिकल निहितार्थ की चर्चा कर रहा हूं। जिस तरीके, ये तो साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल की सरकार, शुभेंदु अधिकारी इस दिशा में अब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये कब होगा, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लागू होगा, हो सकता है 6 महीना लगे, 3 महीना लगे, 4 महीना लगे, लेकिन अंतोगत्वा जिस सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है, तो उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुर्मी जाति शामिल नहीं होंगे। तब कुर्मी जाति को रखा कहां जाएगा, उन्हें आदिवासी समुदाय के समतुल रखा जाएगा, और जब समतुल रखा जाएगा तब आगे चल करके उनके लिए एसटी स्टेटस का दरवाजा पश्चिम बंगाल से खुलेगा। और जब पश्चिम बंगाल से दरवाजा खुलेगा, यह बहुत संभव है कि यह 2029 के पहले खुल जाए, बहुत संभव है कि 2028 में खुल जाए, लेकिन उसका असर कहां पड़ेगा, तो उसका असर झारखंड में पड़ेगा। ठीक जंगल महल से सटा हुआ जो झारखंड का इलाका है, आप हजारीबाग जोड़ सकते हैं, मानवम जोड़ सकते हैं, जो पूरा कुर्मी बेल्ट है, जहां कम से कम 17 से 18 ऐसे विधानसभा हैं। हालांकि कुर्मी जाति की बात करें तो कोल्हान में भी बड़ी संख्या में है, उत्तरी छोटा नागपुर में बड़ी संख्या में है। तो निश्चित रूप से जो पश्चिम बंगाल का जो फैसला है, शुभेंदु अधिकारी का जो फैसला है, भाजपा का जो फैसला है, वह जंगल महल में तो एक लंबे अरसे तक भाजपा को स्टेब्लिश कर ही देगा, लेकिन इसके साथ ही झारखंड, जहां भाजपा के सामने चुनौतियां आ रही थी, मुश्किलें आ रही थी, और इसके पहले में वीडियो में मैं बताया था कि भाजपा को अधिक कमल खिलाना है, सत्ता में आना है, तो उसे कुर्मी समुदाय को अपने साथ जोड़ना होगा। वो किस रूप में जुटेगा, सुदेश महतो के साथ आने से जुटेगा, जयराम महतो के साथ आने से जुटेगा, वो अलग बात है। लेकिन जब तक झारखंड के 16 से 17% आबादी कुर्मी जाति भाजपा के साथ नहीं जुड़ती है, तब तक भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी होती रहेगी। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के फैसले आए हैं और जिस तरीके से वहां से सूचनाएं आ रही है, तो आप यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस मिलने जा रहा है। कुर्मी जाति को आदिवासी समुदाय के समतुल ही रखा जा रहा है। जिस तरह से कुर्मी जाति आदिवासी समुदाय को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा जा रहा है, ठीक उसी तरीके से कुर्मी जाति को भी बाहर रखा जा रहा है। मैसेज बिल्कुल साफ है, लेकिन यह मैसेज सिर्फ और सिर्फ कुर्मी जाति के लिए नहीं है। यह मैसेज, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, टाइगर जयराम महतो के लिए भी है और सुदेश महतो के लिए भी है। जो लोग एक घमंड पाल रहे थे कि बगैर उनके चेहरे की कुर्मी जाति भाजपा के साथ नहीं जाएगी, उनको पहली निराशा मिली थी जंगल महल से। जिस तरह से जंगल महल में 30 से 40 सीटों पर भाजपा ने शानदार तरीके से कमल खिलाया, तो अब इस मानने का कौन सा कारण हो सकता है कि झारखंड में जब इस कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस मिल जाएगा, तो कुर्मी जाति सिर्फ इस आधार पर कि उसके साथ टाइगर जयराम महतो नहीं है, उसके साथ सुदेश महतो नहीं है, वह भाजपा के साथ नहीं जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। और खबर तो यह भी है कि सुदेश महतो को संकेत दे दिया गया है कि आप अपने आंसू को भाजपा में समाहित कर लीजिए। और जिस तरीके से रोशन लाल चौधरी विधायक बन गए, उसी तरीके से चंद्र प्रकाश चौधरी भी सांसद बन जाएंगे। और एक जो विधायक है निर्मल महतो, इनकी भी विधायकी चलती रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि ये सारे चेहरे अब भाजपा के साथ आए। इस हालत में देखना होगा कि सुदेश महतो का फैसला क्या होता है। सुदेश महतो जल जंगल जमीन की बात करते रहे, झारखंडी अस्मिता की बात करते रहे, तो क्या सुदेश महतो सिद्धू कान्हू का तेवर अपनाएंगे? क्या सुदेश महतो बिरसा मुंडा के रास्ते चल करके इस फैसले का प्रतिकार करेंगे? या सुदेश महतो राजनीति की हकीकत समझते हुए भाजपा में अपनी पार्टी को विलय करना स्वीकार करेंगे? यह तो आगे चलकर पता लगेगा। लेकिन जयराम महतो क्या करेंगे? जयराम महतो चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। जयराम महतो ने इस बार राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से परिमल नाथवानी को वोट दिया, तो कहीं ना कहीं यह साफ था, मैसेज देने की कोशिश थी कि हम भाजपा के पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन भाजपा समझती है कि जयराम महतो का तेवर अलग है, अंदाज। जयराम महतो सुदेश महतो नहीं है। सुदेश महतो लंबे अरसे तक भाजपा से कंप्रोमाइज करते रहे।
जयराम महतो विधायक बनने के लिए सामने नहीं आए हैं, जयराम महतो मंत्री बनने के लिए सामने नहीं आए हैं, जयराम महतो 2-4 विधायकों को जिताने के लिए नहीं आए हैं, जयराम महतो विधानसभा में 1-2 विधायकों के सहारे चिल्लाने चीखने में नहीं आए हैं, एक लंबी पॉलिटिक्स करने आए हैं। अब तक जो उनका यही बयान रहा है। लेकिन क्या जयराम महतो बेगर एनडीए फोल्डर के और बेगर यूपीए फोल्डर के अपनी राजनीति चला पाएंगे? और जिस तरीके से भाजपा एसटी स्टेटस कुर्मियों के लिए एकदम बिल्कुल प्लान कर चुकी है, उस हालत में जयराम महतो की उपयोगिता क्या रह जाएगी? यह एक बड़ा सवाल होगा। और क्या जयराम महतो भी 5 सीट, 10 सीट, 6 सीट, 7 सीट के आधार पर भाजपा में के साथ समझौता कर लेंगे? यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि भाजपा के साथ भाजपा जब एसटी स्टेटस प्रदान कर देगी और इस इलाके के जो 10 से 12 या 15 सीटें हैं, कुर्मी बहुल, कुर्मी डोमिनेटेड, कुछ सीटें कोल्हान में भी है, तो 16 से 17 सीटें वो हो सकती है। अभी भाजपा के पास 21 है। 21 में यदि 16 मिला दें तो 37-38 तक आंकड़ा जाता है। बावजूद इसके भाजपा को जयराम महतो की जरूरत तो दिखलाई पड़ती है, लेकिन भाजपा चूंकि देश की एक बड़ी पार्टी है, उसके पास ज्यादा संसाधन है और ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वह जयराम महतो के शर्तों को स्वीकार करेगी? यह एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इतना तय है कि भाजपा के इस फैसले से कुर्मी समुदाय तो गदगद है, बिल्कुल गदगद होना चाहिए। उसे लग रहा है कि अब उस कुर्मी स्टेटस में मिलेगा, उसके तमाम विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी, लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा और इसके साथ ही मंत्रिमंडल में कुर्मी समाज की भूमिका भी बढ़ेगी, उसके मंत्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। तो कुर्मी समुदाय तो गदगद है, निराश। इस फैसले से यदि कोई निराश होगा तो जयराम महतो होंगे, सुदेश महतो होंगे। सुदेश महतो जो पहले से ही राजनीतिक प्रभाव की ओर बढ़ चुके हैं, अब इस फैसले के बाद उनमें कितनी राजनीतिक अकड़ रह जाएगी कि वे भाजपा के सामने सीना तान सके। जयराम महतो इस हालत में हैं। जयराम महतो का जो वोट बैंक है वो अभी भी भाजपा के इस फैसले के बाद भी ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि सारा का सारा चला जाएगा भाजपा में, लेकिन बड़ा चंक जरूर जाएगा। और यदि बड़ा चंक चला जाए तो फिर जयराम महतो खुद ही अपने ही विधानसभा में डुमरी में फंसते नजर आएंगे, क्योंकि आसू ने यदि वहां अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि जेमे वहां से बेबी महतो या भोला महतो के बेबी देवी या भोला महतो के लेकर एक बार फिर से सामने आएगी, तो यह दौर 2024 का नहीं है। 2024 में हेमंत सोरेन थोड़ा अस्त व्यस्त थे, कल्पना सोरेन कलमान संभाल रही थी, कल्पना सोरेन के पास भी वो राजनीतिक अनुभव या परिपक्वता की कमी थी। इस बार जयराम महतो पर उधर से भी हमला होगा, जयराम महतो पर इधर से भी हमला होगा। इस हालत में जयराम महतो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे कि नहीं, यह एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन कुर्मियों के लिए खुशखबरी है, गदगद कर देने वाली खबर है कि पश्चिम बंगाल से कुर्मी जाति को एक बड़ा संदेश मिला है और 2029 में यदि उसी रास्ते चलता रहा तो निश्चित रूप से झारखंड में भाजपा या तो कमल खिलाएगी या सत्ता के बेहद करीब नजर आएगी। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।